सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और नाज़रीन, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में ज़िंदगी को कैद हुए आज 71 रोज़ गुजर चुके हैं। 71 रोज़ से वहाँ ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तियाब हैं। फाशिस्ट मोदी के जुल्म और सितम का सिलसिला वहाँ पर तवील से तवील होता जा रहा है और बैनुल अक़वामी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा इस जुल्म और सितम पर खामोश हैं। अभी तक अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए गए कि वहाँ पर ज़िंदगी को मामूल पर लाया जा सके। भारत का जुल्म न सिर्फ कश्मीर में जारी है बल्कि उसकी कोशिश ये भी है कि किसी तरह FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा दिया जाए और ऐसा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि भारत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। पेरिस में FATF का जो एक इजलास है वो चल रहा है और वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सके। FATF में शामिल ममालिक को किसी तरह इस बात पर कन्विंस किया जा सके कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ भी मौसर इक़दाम करके उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती के मिशन पर हैं, एक मरहला उस सिलसिले का पूरा हो चुका है। वज़ीर आज़म का दौरा ईरान हो चुका, अब कल वो सऊदी अरब जाएंगे और अब देखना यह है कि दौरे सऊदी अरब से क्या जवाब आता है। ईरान ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर वज़ीर आज़म के इस मिशन पर आमादगी जाहिर कर दी है। और एक और ख़बर यह है कि बरतानवी शहज़ादा और शहज़ादी आज रात पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों के वो दौरे करेंगे, साथ ही साथ और वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात होगी। इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, पहले कश्मीर के मामले पर ज़रा बात कर लेते हैं। 71 रोज़ से वादी में लोग कैद हैं, जेल की सीमा पर सूरत हाल है, आलमी बरादरी से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे किसी तरह वहाँ पर कर्फ्यू को ख़त्म किया जा सके, लोगों को आज़ाद किया जा सके। आप क्या समझते हैं, क्या सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा या कुछ रुकेगा? कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये एक इंतहाई एक जुल्म की दास्तान है कि 70 दिन हो गए हैं और कश्मीर में अभी भी कर्फ्यू है, वहाँ टोटल ब्लैकआउट है और तो बच्चों बूढ़ों के साथ जुल्म हो रहा है। जवान बच्चों को वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में लेके जा रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जब कर्फ्यू उठे तो कोई वहाँ रेजिस्टेंट मूवमेंट ना हो, लोग सड़कों पर ना आएँ, एहतजाज ना करें, इंडिया के ख़िलाफ़ ना बोलें, ताकि इंडिया का काला और मकरूह चेहरा दुनिया को ना पता चल सके। लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अफसोस की बात यह है कि इतनी महज़ब दुनिया जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है और हर वक्त कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स हैं, डिफरेंट दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन चीज़ों के मतलब बात करते हैं। अभी जब तुर्की ने अटैक शुरू किया शाम में, वहाँ पर लोग खड़े हो गए हैं, बात करनी शुरू कर दी है, यूरोपियन यूनियन खड़े हो गए हैं, लेकिन इंडिया के कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि उनके अपने तजारती इकनॉमिक इंटरेस्ट उनके साथ हैं। ये मुसलमानों का मसला नहीं, ये एक इंसानियत का मसला है कि क्या आप 80 से 90 लाख मुसलमान कश्मीरियों को आप इस तरीके से जेल में बंद कर सकते हैं? दुनिया की तमाम सहूलतें उनके ऊपर बंद कर सकते हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अहम काम किया है, बहुत स्टेप भी लिया है, यूनाइटेड नेशन का इजलास भी बुलाया, उसके बाद जनरल असम्बली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत मौसर तकरीब भी की और OIC की स्टेटमेंट पॉजिटिव आ गई, फिर टर्की है, मलेशिया है, इवन ईरान की स्टेटमेंट अच्छी आई हैं, बट अभी तक जो रिज़ल्ट निकलना चला है वो नहीं है। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि कश्मीर की आवाज़ है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं कश्मीर का वो हूँ, सफ़ीर हूँ, तो अब मेरे ख्याल में वो इस पर ये क्योंकि अभी उलझे में ये मिडल ईस्ट के मसाइल हल करने के लिए मुझे यकीन है कि साथ फ़ॉरेन ऑफिस अपना काम कर रहा होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो एक एमरजेंसी यूनाइटेड नेशन का दोबारा इजलास बुलाना चाहिए कश्मीर के ऊपर, बताना चाहिए कि क्या हालात हैं। और पाकिस्तान इंडिया 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, हालात किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं। इंडियंस आज़ाद कश्मीर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रूप्स को जमा कर रहा है, एस्केलेशन करना चाहता है, वो यहाँ पर एक फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है ताकि दुनिया का टेंशन डाइवर्ट हो कश्मीर से, और वो ये कि पाकिस्तान ये यहाँ से दहशतगर्द जा रहे हैं जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इन चीज़ों को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी को
बहुत डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जा ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मामले को पूरी दुनिया के सामने उठाया है। इस पर भारत पर थोड़ा आलमी दबाव तो पड़ा है और इस आलमी दबाव का नतीजा निकला है कि जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस को वहाँ पर बहाल कर दिया गया है, जुज़वी तौर पर इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो जुज़वी तौर पर अभी बहाली हुई है आगे जाकर ये कुलवक्ती तौर पर कब तक तब्दील हो सकती है? देखें, कश्मीर के मामले में इंडिया एक दलदल में फंस चुका है। जो उन्होंने इंडियन हेल्ड कश्मीर में जुल्म किया है, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, फिर 35A को रिवोक किया, गासबाना कब्ज़ा किया, अपना झंडा लहरा दिया जबकि वहाँ कश्मीर का झंडा होता था, उनके आइन को पामाल कर दिया। इसकी वजह से दुनिया में इनकी बहुत जगहसाई हुई है, बहुत बेइज्जती हुई है। दुनिया अगर ओपन बोल भी रही अक़वाम आलम, लेकिन वो सब समझते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अब ये जो मोबाइल सर्विस खोलने का ढोंग रचा रहे हैं, ये सिर्फ उन एरिया में मोबाइल सर्विस खोलते हैं जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है। जम्मू के एरिया में जहाँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ देखेंगे हालात नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये चीज़ करते हैं। जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो कश्मीरियों का मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पर इन्होंने कोई सर्विस बहाल नहीं की है। इसलिए मैं बात करता हूँ कि इस वक्त इंडिया को समझ आ रही है, जो 70 दिन से वो कर्फ्यू नहीं उठा रहा, कि कश्मीरी बॉयल कर रहे हैं, कश्मीरी सड़कों में निकलने में तैयार हैं। जब भी उनको मौका मिलता है सड़क पर आते हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, कश्मीर का झंडा उठाते हैं, पाकिस्तान के हक़ में नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जिससे ये बुखलाहट का शिकार हैं और ये दिन ब दिन आग भड़कती रहेगी। बुरहान वानी ने जो अपनी शहादत से एक इसकी जंग आज़ादी की मूवमेंट को एक नई रूह बख्शी थी, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो एक तकरीर थी जनरल असम्बली में, उससे इसको और तक़वियत मिली है। सिर्फ देखने की बात थी कि कब कर्फ्यू लिफ्ट होता है और कब कश्मीरी जवान खड़े होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान को उनका हर हालत में साथ देना है, हर लिहाज से, हर कीमत पर और किसी भी एक्सटेंट पे जो पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ ने उनसे वादा किया है। तो आप देखेंगे कि इंडिया की डिसइंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट होती है। खालिस्तान मूवमेंट के लोग खड़े होंगे, वहाँ पर जो सिक्किम है, असम है, नागाज़ हैं, मीज़ो हैं, वो कैसे खड़े होते हैं। 22 करोड़ कश्मीर जो मुसलमान हैं इंडिया में, वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और इंडिया की जो फ़ौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, सिर्फ नहत्ते कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को ये शहीद कर सकते हैं। ये हालत में इस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं, और मुझे इंडिया की डिसइंटीग्रेशन नज़र आ रही है जैसे सूबे। तो हारिस नवाज़ साहब, अब भारत की जो कोशिशें मकबूजा कश्मीर में जारी हैं, ये जुल्म और सितम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही भारत ये कोशिश भी कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। FATF का इजलास पेरिस में चल रहा है, हमाद अजहर वहाँ पे मौजूद हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान किसी तरह ब्लैक लिस्ट का हिस्सा बन जाए। किन इक़दाम की पाकिस्तान को ज़रूरत है अमली तौर पर कि सुरखरू हो सके और ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके? देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है FATF का। मुझे यकीन है कि जो टीम गई है उससे पहले अपना पूरा होमवर्क करके गए हैं। उन्होंने आपको एक चेक लिस्ट दी थी कि आपने ये काम करने हैं, उसमें कितने कर लिए, कितने नहीं कर सके, या उनको स्टार्ट किया है तो अभी क्या डिफ़िकल्टी है। आई एम श्योर कि ये टीम जाके FATF की जो वहाँ पर पेरिस में मीटिंग है उसमें बताएंगे कि हमने क्या कुछ किया, क्या प्रोग्रेस किया, क्या पहले मसाइल थे, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका है हमने, कैसे हमने सिस्टम को ठीक किया है, कैसे हालात ठीक कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन दिए, आई एम श्योर कि उनके पॉइंट पर जवाब लेकर गए होंगे। और सेकंड, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, जो इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को या तो ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया जाए या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। लेकिन इस वक्त क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दुनिया मानती है, उनकी लीडरशिप को मानते हैं और उनको ये भी पता है दुनिया को कि ये कितनी सिंसेरिटी से दुनिया में अमन भी कायम करना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकना चाहते हैं, दहशतगर्दी को ख़त्म भी करना चाहते हैं, और तमाम वो इक़दाम कर रहे हैं जो करने की ज़रूरत थी। इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा FATF की टीम जो पेरिस पे मीटिंग कर रही है, उनको समझ आएगा पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान की कंडीशन को, हमें किस तरीके से दहशतगर्दी की लपेट में डाला गया है, उसके बाद इंडिया ने क्या क्या मसाइल पैदा किए हैं, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है,
और वो कहाँ जाती रही है और क्यों पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम। तो हारिस साहब, अब जरा ये सऊदी का जो मामला चल रहा है, जो कशीदगी उनके दरमियान बढ़ती जा रही थी, उस पर भी कुछ बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ये कोशिश है दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो ताकि ख़ित्ते में भी अमन हो। ईरान का दौरा तो वज़ीर आज़म का हो गया, अब सऊदी अरब जाना है। जिस तरह ईरान ने वज़ीर आज़म की कोशिशों का खैर मकदम किया है, क्या सऊदी अरब से भी रिस्पॉन्स ऐसा ही आएगा? चूँकि वज़ीर आज़म कह चुके कि मैं मीडिएटर नहीं, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहता हूँ। किस हद तक पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिल सकती है और दोनों ममालिक क्या करीब आ सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। ये आज का नहीं है, कल का नहीं है, या सिर्फ ये क्रूज़ मिसाइल फायर हुए हैं तो उससे सऊदी अरब नाराज़ हुआ है, ये बात नहीं है। ये शिया सुन्नी की भी प्रॉब्लम है, यमन की आपके सामने है, उसके बाद लेबनान की प्रॉब्लम चल रही हैं। वो फील करते हैं कि ईरान मिडल ईस्ट में काफ़ी इंटरफेयर करता है, उनको वोटों को सपोर्ट करता है, जो कि सऊदी अरब के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। लेकिन मुझे यकीन है जिस तरीके से दुनिया इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इमरान खान को एक्सेप्ट कर रही है एक बहुत बड़ा लीडर और बहुत बड़ा मुदब्बिर, एंड देर टेक हिम एज ए विजनरी ऑल्सो। ख़ास तौर पे जब जनरल असम्बली में गए हैं और वहाँ ट्रंप से मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने तकरीर की है, उससे उनकी लीडरशिप एक और उभरी और बड़ा पॉजिटिव इमेज दुनिया में गया, जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। अब उसके बाद वहीं पर बात हुई, जब वो वहाँ पर मिले, हसन रूहानी से मिले, तो उन्होंने भी कहा कि जी आप हमारे मसाइल को हल करें। फिर सऊदी लीडरशिप से मुलाकात हुई, जाने से पहले जनरल असम्बली से वहाँ गए, उन्होंने भी ये बात की। और फिर ट्रंप ने ख़ुद भी कहा कि हमारे भी जो ईरान से ताल्लुकात हैं उनके लिए आप हमारी हेल्प करें। और फिर अफ़गानिस्तान का इशू आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है पीस प्रोसेस को आगे लेके चलने के लिए। अफ़गान तालिबान की दोबारा निगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए अमेरिका के साथ और अफ़गान गवर्नमेंट के साथ उनको बिठाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ों में पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ईरान का दौरा करके आए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर उनके रूहानी लीडर खामनाई साहब से मुलाकात हुई है, हसन रूहानी से हुई है, और जो उनकी पॉजिटिव अप्रोच नज़र आई है और उनके ये मुस्बत नताइज नज़र आ रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई एक फैसिलिटेटर का काम करे दोनों के मुज़ाकरात को हल करने के लिए, और जो उनकी आपस में डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए। और फिर जवाद ज़रीफ़ ने भी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि हमारे पास और सऊदी अरब के पास कोई और हल नहीं है सवाए कि हम बैठ के मसाइल का हल कर सकें। जो जंग इज़ नॉट एन इशू, जंग इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। और यही कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जो बात करके आए हैं। और अच्छी बात यह है कि अब वो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने ईरान का नुक्ता नज़र प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सऊदी अरब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी उनको बहुत बातें बताई होंगी, सऊदी अरब की जो उनकी नॉलेज भी होंगी, अपना नुक्ता नज़र बताया होगा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते और हम हर हालत में हर हद तक जा सकते हैं आपके मसाइल को हल करने के लिए। अब कल इंशाल्लाह जब ये जाते हैं सऊदी अरब में और वहाँ की लीडरशिप से, ख़ास कर मोहम्मद बिन सलमान से और उनके वहाँ की शहनशाह से मुलाकात होती है, वो ईरान का नुक्ता नज़र भी उनको बताएंगे कि ईरान की लीडरशिप क्या चाहती है, क्या सोचते हैं। और फिर वहाँ पे सऊदी फरमारवा वो बताएंगे जी हमें ईरान से क्या शिकायत है, हम इस मसले को कैसा हल करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर मुझे यकीन है कि उसके बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, और वो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों लीडर्स को, ईरान और सऊदी अरब के, पाकिस्तान में मुलाकात कराई जाए। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बैठें, फैसिलिटेटर का काम करें और कोशिश की जाए कि मसाइल हल हो जाए। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, और सबसे बड़ी इसकी कुंजी जो है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों चाहते हैं कि ऑनरेबल इक्विटल हो यमन के अंदर से। अगर यमन की लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो बहुत हद तक मसला हल हो जाएगा। यकीन है आइंदा कुछ दिनों तक ये मुझे हाल होता हुआ नज़र आ रहा है। सही, लेकिन इसमें कितनी ज़ाहिर दोनों ममालिक में कशीदगी खत्म होगी तो खत्ते में भी अमन अमान कायम होगा, और अमन अमान पाकिस्तान में भी माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुका है। इसीलिए बरतानवी शहजादा विलियम और केट मिडल्टन भी पाकिस्तान आ रहे हैं हर सब। तो उनका ये दौरा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए किस हद तक कारामद साबित हो सकता है, कितनी अहमियत है इस दौरे की इस मौके पर? देखें, ये एक जो शाही जोड़ा आ रहा है बरतानिया से, उनका विज़िट पाकिस्तान में हम सब बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव पैच है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत दूर से नताइज लेकर आएगा, इसलिए कि जब वो आएंगे यहाँ पर विज़िट करेंगे, एक तो उनके आने का मकसद, और ये आने से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई है।
और ये उनका कॉन्फिडेंस शो करता है कि वो शाही जोड़ा इसलिए पाकिस्तान आ रहा है। अब जहाँ पर आके प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ जब आप उनको डिफरेंट जगह पर लेके जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, लाहौर याद करें पाकिस्तान, फिर वो उसके बाद शौकत खानम के हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर खैबर पास जाएंगे, चित्राल जाएंगे, जब सारी जगह जाएंगे तो एक तो उनको पाकिस्तान के बाहर में आग होगी। उससे पहले ज़ाहिर है कि कोई एलिज़ाबेथ भी आई हैं, फिर लेडी रियाना भी आई थी पाकिस्तान, इनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा और जब बहुत पॉजिटिव, ठीक है, चलें, बहुत फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान का एक बहुत बेहतर इमेज भी पूरी दुनिया के सामने जाएगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान किस हद तक इस वक्त सेफ है और एक महफूज मुल्क है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपना तबसरा पेश कर रहे थे। और अब आलमी बैंक की रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि बढ़ते हुए कर्जों की वजह से पाकिस्तान की मईशत अगले साल भी बेहतर नहीं हो पाएगी और पाकिस्तान की मईशत गैर महफूज ही रहेगी। तरक्की की शरह कम होकर 2.4% रह जाएगी 2020 में, जो कि 2019 में 3.3% है। तो आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? और मुशीर ख़जाना, जिस तरह सब अच्छा है कि रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे, उनकी बातों में किस हद तक सदाकत थी, इस पर बात करते हैं। मईशत के माहिर डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा, अब ये तरक्की की शरह तो अगले साल कम होने जा रही है, मुशीर ख़जाना बता रहे थे कि हमारी मईशत इस्तेहकाम की जानिब जा रही है, आलमी बैंक और मुशीर ख़जाना की बातों में तजाद मौजूद नहीं? देखें, दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे मुशीर ख़जाना है वो इस मुल्क के लिए अजनबी हैं, यहाँ रहते नहीं हैं 40 साल से। जब वजारत मिलती है तो आते हैं, फिर सूटकेस लेकर, फिर जैसे ख़त्म होता है सूटकेस लेके चले जाते हैं। तो उनके तो वो तो यही बात करेंगे ना, तो हौसला दिया जाए और इसी पे उनकी नौकरी भी बरकरार रहती है। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक का ताल्लुक़ है, वर्ल्ड बैंक ने वही बातें की हैं जो एक मोरलेस IMF ने भी बातें की हैं कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे बड़ा जो विक्टिम होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और IMF ने भी यही 2.4%, उन्होंने भी अपने ही डॉक्यूमेंट में यही लिखा हुआ है कि 2.4% ग्रोथ होगा। तो जब 2.4% आपकी इकानमी ग्रो कर रही है तो दिस इकानमी विल नॉट बी एबल टू जनरेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ जॉब्स, तो उससे नौकरियाँ नहीं निकल सकती, तो उससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। और जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादातर फिर ये कि गुर्बत की लकीर से नीचे भी चले जाएंगे। तो ये तो इकोनॉमिक्स तो यही बताती है और इन्होंने भी यही बातें की हैं, लेकिन थोड़ा दबे लफ्ज़ों में किया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जी मतलब एक इसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट को समझने के लिए आपको इनके इन अदारों के बारे में भी बहुत कुछ समझना होगा। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि उससे मार्केट में काफ़ी भौचाल सा आ सकता है, तो इसलिए वो बिटवीन द लाइन बातें करते हैं। बातें उन्होंने यही की हैं कि एम्प्लॉयमेंट में इजाफा नहीं होगा, गुर्बत में इजाफा मतलब ये कि गुर्बत यहीं पर खड़ी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, वरना इकनॉमिक्स के उसूल जो है बदल जाए और वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बजट के खसारे का भी जिक्र किया है कि जी 7.2% रहेगा। देखें ना, ये जो रहेगा है ये इनका एक अपना परसेप्शन है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि रेवेन्यू की क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान में। जैसा कि हफीज़ शेख साहब ने पिछले दिनों में कहा, पिछले अपने ब्रीफिंग में, कि वो ज़्यादातर रिलाय कर रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पे, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में तो बढ़ नहीं सकता है, तो वो नॉन टैक्स की तरफ है। अब कितना नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा और इस टारगेट को लाने के लिए जो अपने डेवलपमेंट बजट है इसको बहुत ज़्यादा कट किया गया है, इससे इकानमी भी मज़ीद स्लो हो जाती है। तो ये जो 2.4% ग्रोथ की बात है उसमें ये तमाम चीज़ जो है IMF का डिमांड डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जो IMF का प्रोग्राम होता है बाय डेफिनेशन दिस इज़ डिमांड मैनेजमेंट या डिमांड डिस्ट्रक्शन या ऑस्टेरिटी प्रोग्राम कहलाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब डिमांड डिस्ट्रॉय हो रहा है तो लोगों के जब डिमांड कम हो जाए तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को भी कट करता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने प्रोडक्शन को कम कर रही हैं, तो वो लोगों को फारिग भी कर रही हैं। ज़्यादा देर आप फारिग रहेंगे तो गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो अशफाक साहब, ये इंडस्ट्रीज़ के बंद होने से जो लोग फारिग हो रहे हैं, हुकूमत के तो मंशूर में शामिल था 1 करोड़ नौकरियां देंगे 5 साल के अंदर देंगे, अभी तक तो हज़ारों बल्कि लाखों लोग फारिग हो चुके हैं 13-14 माह में। ये 1 करोड़ नौकरियों का आगाज़ कब होगा? आपको लग रहा है कि हुकूमत कर पाएगी? जब इन्होंने अपना मंशूर लिखा था
तो गालिबन उस वक्त उनके जहन में नहीं था कि हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। तो ये उस वक्त लिखा गया है मंशूर, जब थोड़ा पहले लिखा गया है, और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी यही व्यू था कि हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन IMF में नहीं जाएंगे। तो मंशूर उसी चीज़ की अक्कासी करती है। लेकिन पावर में आने के बाद उनके ख्यालात बदल गए, शायद हालात भी बदल गए थे। कुछ उनके मुशीरान जो थे उन्होंने भी उनके माइंड को काफ़ी चेंज करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। तो इसलिए ये जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर ने बातें की थी, मंशूर में की थी, बिल्कुल ठीक की थी। यही एक अच्छी जमात जो है और उनके लीडर का यही काम होता है कि वो इसी किस्म के करें। लेकिन उन्हें शायद उस वक्त नहीं यकीन था कि हम जाएंगे IMF में। जब आप IMF में चले जाते हैं तो उस प्रोग्राम में रहते हुए जब आप अपने डिस्काउंट रेट को 13% पे आप करेंगे तो फिर उस ठीक है, ये तो डिस्काउंट रेट है। बैंक से जो बोरो करेगा हाउसिंग के लिए तो वो तो 14-15। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब। बैलेंस ऑफ दुरुस्त करने के लिए IMF में हुकूमत को जाना पड़ा और उसी की कीमत को चुकाया जा रहा है। डॉक्टर अशफाक हसन गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद खबरें और उन पर तबसरे भी शामिल करेंगे। देखते रहिए बोल न्यूज़। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद में बढ़ती हुई जराइम की वारदातों की, जहां मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। साल 2019 के अगर सिर्फ आदादोशुमार की बात कर ली जाए तो साल 2019 में अब तक 198 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीनी जा चुकी हैं, जबकि 1120 गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुई हैं। मोटरसाइकिलों की अगर बात करें तो 1390 मोटरसाइकिलें असलहे के जोर पर छीनी गई हैं, जबकि 20,650 मोटरसाइकिलें शहर के मुख्तलिफ मकामात से चोरी हुई हैं और इसके साथ साथ 15,000 मोबाइल फोन्स के चोरी होने के वाकयात भी शहरियों ने रिपोर्ट किए हैं, जबकि 21,400 मोबाइल फोन्स शहरियों से असलहे के जोर पर छीने जा चुके हैं। तो ये तमाम स्ट्रीट क्राइम्स रुक क्यों नहीं रहे? पुलिस अपने इकदाम क्यों नहीं उठा रही है? शहर में अमन अमान की रोकथाम के लिए, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार पुलिस के अमली इकदाम क्यों दिखाई नहीं दे रहे? इसी पर बात करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुएब, ये तमाम आदाद शुमार पुलिस की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी नहीं है। हमने देखा कि रेंजर्स और पुलिस को एक्टिव तो किया गया गुज़िश्ता 1-2 दिनों से, लेकिन 2019 में जिस तरह आगे आगे दिन गुजर रहे हैं, जराइम की शरह भी बढ़ती जा रही है। जी अरबाब, बिल्कुल सही आपने निशानदही करी। अगर सिर्फ कंपैरिजन पिछले साल 2018 से 2019 में होने वाले रिपोर्टेड क्राइम का करें, जो रिपोर्ट हुए हुए जराइम हैं, सिर्फ उसमें ही हम देख रहे हैं कि 12,000 का फिगर ऊपर जा चुका है। यानी पिछले साल जो जराइम की वाक़यात रिपोर्ट हुए थे अब तक के दिनों में 2018 और अब जब कंपैरिजन हम करते हैं 2019 का, तो 12,000 क्राइम के वाक़यात ज़्यादा हो चुके हैं। सिर्फ अगर गाड़ियां जो स्नैच होने के वाक़यात थे पिछले 2018 में 174 थे। अभी हम इस साल को ख़त्म होने में तकरीबन 3 महीने बाकी हैं और 198 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। इसी तरह जो दीगर जराइम हैं उनमें भी इजाफा हुआ है और ख़ास कर कराची में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम का जो मसला है बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे CCTV फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें डकैत वारदातें करते हैं, उनकी CCTV फुटेजेस आती हैं, लेकिन जो गिरफ़्तार करने वाले मुल्ज़िमान हैं वो बराए नाम हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 के रेशो में एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो रहा है, यानी 10 CCTV फुटेजेस मीडिया पे चलती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, उनकी फुटेजेस फ़ौरन आ जाती हैं, लेकिन मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हो रहे। आज सुबह भी एक CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने नशर करी कि बफर जून के इलाके में एक नौजवान ने ख़ुद 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। यानी कि अब शहरी ख़ुद भी हिफाजत कर रहे हैं, डाकुओं से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आए दिन ख़वातीन तलाई ज़ेवरात से महरूम हो रही हैं, शहरी लुट रहे हैं। कराची में हमने देखा है कि इस साल 2019 में मोटरसाइकिलें चोरी होने की वारदातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी तक 20,650 मोटरसाइकिलें सिर्फ कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुई है। मोटरसाइकिल एक आम सवारी, एक गरीब की सवारी समझी जाती है जो 35-40 हज़ार रुपये में आ जाती है। इसकी अमूमन लोग इंश्योरेंस भी नहीं कराते और इस्तेमाल करते हैं। ये मोटरसाइकिलें यौमिया बुनियाद पर चोरी हो रही हैं।
और कराची का कोई सिर्फ एक इलाका नहीं जहाँ से ये वारदातें हो रही है, पूरे शहर में ये वारदातें हो रही हैं। लेकिन इसके भी बफर जोन में जो वाक़या पेश आया है, अब लोग मजबूर हो गए हैं कि अस खुद इकदाम करें, खुद डाकुओं को पकड़ें, अपनी हिफाजत खुद करें, चूँकि ज़ाहिर पुलिस तो अमली इकदाम नहीं उठा रही है, इसी वजह से लोग मजबूर हैं। फिर इस तरह के वाक़यात में हादसा भी होते हैं, कभी डाकुओं की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है, आम शहरी मर जाते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है, कभी डाकू अगर शहरियों के हत्थे चढ़ जाएँ तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो फिर जब पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो इस तरह के वाक़यात तो फिर होते हैं। देखें, पुलिस सिर्फ एक ही बात का रोना रोती है कि हमारे पास नफरी कम है या सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है कराची, यानी हम CCTV होने के बावजूद भी फौरी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर CCTV फुटेज से प्रीव्यू आ रहा है, कहीं पे जराइम की कोई वारदात हो रही है, जैसे शारा फैसल है, M.A. जिन्ना रोड है, जो कि क्लोजली CCTV मॉनिटर रोड्स हैं, वहाँ पे भी अगर वारदात हो रही होती पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। हमने देखा कि पुलिस ने एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स ज़रूर बनाई है, उसकी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो मुलजिमान को गिरफ़्तार करते हैं, लेकिन फौरी तौर पे वारदात होते हुए नहीं रोकी जा सकती। खुद पुलिस वाले ये बात बोलते हैं कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जुर्म है जिससे मौजूदा IG सिंध करीम इमाम साहब की सास, उनके भाई, उनके भांजे खुद महफूज नहीं हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने हमसे बातचीत की थी, उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि IG सिंध ने कि मेरी सास लूट चुकी हैं, उनसे उनके तिलाई जेवरात लूट लिए गए हैं। अगर सूबे के IG सिंध से उसकी सास को लूट लिया जाए, उसके भाइयों को लूट लिया जाए, भांजों को लूट लिया जाए, तो मैं और आप तो आम शहरी हैं, हम तो कराची की सड़कों पे निकलते हैं। आप भी देखते होंगे अपने जानने वालों में, जब रोज़ाना निकलते हैं कोई ना कोई वाक़या सामने आता है, किसी का मोबाइल फ़ोन छीन लिया। जब IG सिंध की जानिब से, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आएंगे तो अवाम का मोराल तो डाउन होगा ही ना, कि उनकी हिफाजत करने वाले खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो उनकी हिफाजत किस तरह करेंगे? जी देखें, पुलिस वालों के साथ अगर स्कॉट चल रहा है तो वो महफूज हैं। अगर वो सिविल ड्रेस में कहीं होटल से निकल लें, कहीं शॉपिंग सेंटर से निकल लें, तो वो लूट लिए जाते हैं। बिल्कुल इस तरह के वाक़यात हैं। कराची में माजी में SSP पुलिस के जो होते हैं वो वारदातों का निशाना बने हैं, उनकी फैमिलीज़ निशाना बनी हैं। अभी कुछ दिन कबल एक आला अफसर हैं, उनके घर में डकैती हुई है। तो ये वाक़यात हैं। हम देख रहे हैं कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला टारगेट किलिंग की सूरत में तो कम हुआ है, अगवा बराए तवान में कम हुआ है, भत्ताखोरी में कम हुआ है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पे अभी तक कराची पुलिस काबू नहीं कर पा रही है। और ख़ास कर सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिलें इस वक्त चोरी होने की वारदातें हैं। हमारी इस सिलसिले में CPLC से बात हुई, वो कहते हैं कराची में यौमिया बुनियाद पर 500 नई मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं। ये बुनियादी वजह है कि मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। हमने फिर भी देखा कि जी 20,650 मोटरसाइकिलें, अभी पूरा साल भी ख़त्म नहीं हुआ, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से चोरी हो गई। इसके साथ साथ आप देखें, अगर मोबाइल फ़ोन जो कि छीने और चोरी होने वाले हैं, उनकी तादाद अभी तक 36,000 हो चुकी है। यानी इस पूरे साल की, अभी साल ख़त्म होने में दिन बाकी हैं। जो 21,400 मोबाइल फ़ोन वो हैं जो कि शहरियों से असलहे के ज़ोर पे चोरी हुए हैं, तो और 15,000 में तादाद है। इस तरह इसका मतलब कि रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि घंटों की बुनियाद पे वारदातें हो रही हैं। तो इन डाकुओं की क्या कोई निशानदेही पुलिस की जानिब से की गई, कोई शनाख्त हो सकी है? इनका ताल्लुक किसी मखसूस गैंग से, ग्रोह से है, किसी कलदम तंजीम की इन्हें सपोर्ट हासिल है, या कोई सियासी जमात इनकी सरपरस्ती कर रही है? देखें, कुछ दिन कबल कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि कराची के स्ट्रीट क्राइम और जो मगिंग के इंसिडेंट्स हैं, इसमें मंशियात का नशा, अपने पैसे पूरे करने के लिए मंशियात के आदी अफराद कराची में स्ट्रीट क्राइम करते हैं। उनका दावा है कि कराची में 60% जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, इसमें वो मुलजिमान हैं जो जेल में जाते हैं और जेल से वापस भी आते हैं, और फिर भी वो अपना नशा पूरा करने के लिए, जैसे कोई शराब पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई अफीम पी रहा है, उसकी रकम पूरी करने के लिए वो आसान क्राइम इसको समझते हैं। किसी खातून से सड़क पे चलते हुए मोबाइल फ़ोन छीना और फ़रार हो गए। तो हम देख रहे हैं कि कराची पुलिस चीफ खुद ये बात कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम को रोकना उनके लिए भी अभी एक चैलेंज है। ठीक है, शोएब बरनी, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ शोएब बरनी हमारे साथ मौजूद थे और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर न सिर्फ आदाद शुमार पेश कर रहे थे, बल्कि पुलिस इसको रोकने में क्यों नाकाम है, इस बारे में भी बता रहे थे। शोएब, बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। और अब आप कुछ बात कर लेते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही है, कई दिन इसको गुजर चुके हैं और उसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। दूर दराज से सफ़र करके वो आते हैं, लेकिन जब अस्पताल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं, उनका इलाज करने से कासिर हैं, और ऐसी सूरत में मरीज़ों को मायूसी वापस लौटना पड़ता है। पेशावर में सूरत हाल क्या है, अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। अनवर, पेशावर के हॉस्पिटल्स में इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, कहीं कोई मुज़ाकरात की राह निकलती नज़र आ रही है?
जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े तिब्बी मराकज़ में गुज़श्ता 20 दिनों से डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। 20 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक बिल पास हुआ था DHA RHA के नाम से। इस बिल के बाद डॉक्टरों ने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया और डॉक्टरों पर यहाँ पर लाठी चार्ज हुई, तो इसके बाद एहतजाज मज़ीद ज़ोर पकड़ गई है। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में, जिस अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये लीडिंग अस्पताल है और यहाँ पर भी मरीज़ों को सिर्फ इमरजेंसी में सर्विसेज दी जा रही है। जो OPD है वो 20 दिनों से बंद है। दूर दराज इलाकों से चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के जो दूर दराज इलाके स्पेशली चतराल, DA खान, सवात, मर्दान और दीगर इलाकों से जब सीरियस पेशेंट होते हैं तो यहाँ पर LRH रेफ़र किया जाते हैं। मरीज़ों का कहना है कि वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो OPD बंद होती है, उनको चिट्ठी दी जाती है, लेकिन वो जब डॉक्टर के कमरे में चले जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के उन लोगों से गुज़श्ता रोज़ हमने बात की जो कि जेलों में थे और रिहाई के बाद उनका यही मौक़िफ़ था कि उनका जो हड़ताल है अस्पतालों में वो तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत उनके मुतालबात ना ही मानते। और मुतालबात में सबसे जो बड़ा मुतालबा है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और रीजनल हेल्थ अथॉरिटी के हवाले से जो बिल असम्बली से पास हुआ इसको वापस लिया जाए। उनका सिर्फ एक मुतालबा हुकूमत ने माना है कि उनके गिरफ्तार साथियों को बगैर कोई शर्त के गैर मशरूत रिहाई उनको मिली है। ठीक है, अनवर ज़ेब, बहुत शुक्रिया सूरत हाल से आगाह करने के लिए। पेशावर में 20 रोज़ से एहतजाज जारी है, तो फैसलाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ भी 5 रोज़ से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, अपने मुतालबात की मंजूरी तक वो ये कहते हैं कि वो इस हड़ताल को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। मरीजों को वहाँ भी मुश्किलात का सामना है। क्या इस वक्त सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस सत्तार से। उवैस, बताइएगा फैसलाबाद के बड़े अस्पतालों में इस वक्त क्या मनाजिर हैं? OPDs बंद हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहे, मरीज़ यहाँ भी मायूस लौट रहे हैं आकर। जी बिल्कुल, अस्पतालों की मुमकिन निजकारी के खिलाफ फैसलाबाद की यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो दीगर जो तिब्बी अमला ये एहतजाज कर रहा है। OPD मुकम्मल तौर पे बंद है, मरीज़ों के इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो भी यहाँ पर उनको नहीं मिल रही, जबकि जो इंतज़ामिया है अस्पताल की और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से आज पुलिस को भी यहाँ पर तलब किया गया था कि किसी भी जो इंतहाई इक़दाम है डॉक्टर्स की तरफ से ये उठाने की सूरत में पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है। हमारे साथ एक जो YDA फैसलाबादर हैं, ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत कहती है कि हम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, जो इंतज़ामात हैं या इंतज़ामी अमूर है सरकारी अस्पतालों के, इनमें बेहतरी ला रहे हैं, तो फिर किस बात का इशू है, फिर लड़ाई किस बात की है? तो फिर अच्छी बात है हुकूमत इस्लाहात लाने की कोशिश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बोल चैनल का शुक्रिया कि आप हमारी आज आवाज़ बने हैं। देखें, सेहत में जो इस्लाहात हैं उसके हम बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम किसी ऐसी इस्लाहात को नहीं मानते जिससे हमारे गरीब मरीज़ों से उनके बुनियादी हक़ छीना जा रहा है। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि तलीम और सेहत हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। ये इस्लाहात के नाम पे गरीब लोग मरीज़ों को धोखा दे रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। उससे होगा क्या कि यहाँ पे दवाई नहीं मिलती, चलें यहाँ पे फ्री टेस्ट नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे डॉक्टर मरीज़ों को तो फ्री देख रहे थे, मरीज़ों की तशख़ीस तो फ्री हो रही थी। इस सिस्टम से जो इस्लाहात का इन्होंने मैं तो इसे कहूँगा टोपी ड्रामा इन्होंने रचाया है, उसमें सिर्फ पीछे एजेंडा IMF का है। IMF का एजेंडा ये है कि जी आपने सेहत लोगों को नहीं देनी, लोग अपनी जेब से अपना इलाज मुआवजा करवाएं। हमारे आप मुझे ये बताएं, अगर किसी कम अज़ कम किसी की आमदन 15,000 है, वो कैसे अपने बाप या अपने बेटे का इलाज कर सकता है? ये भी साथ मुझे बताइएगा कि आप लोग हुकूमत को क्या एक्ट लेकर आ रहे हैं, प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं हमको, लेकिन अगर हम MTA एक्ट को पढ़ें तो उसमें ऐसे हमें कोई क्लॉज नहीं नज़र आती, कोई शिक नहीं है जिसमें डॉक्टर्स को प्राइवेटाइज़ करने का हो, तो फिर इल्ज़ाम क्यों है हुकूमत पर? ये सबसे पहले तो मैंने मरीज़ों का तो आपको बता दिया कि यहाँ इससे मरीज़ों का नुकसान क्या होगा। अगर आप एक्ट पढ़ें तो उसमें बड़ा सीधा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉई होगा उसका सरकारी मुलाजिम वाला है कि जो उसका स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उनको ये पेंशनेबल जॉब नहीं होगी। तो ये तो सीधी सी आप देखेंगे, ये तो प्राइवेटाइजेशन की मैं कहता हूँ कि बस फार्म है। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी MTA का एम्प्लॉई होगा उसको सरकारी हैसियत का जो भी उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द डे आपको फैसलाबाद से उवैस सत्तार अपडेट कर रहे हैं, जहां पर 5 रोज़ हो गए हैं हड़ताल किए हुए डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि जब तक उनके मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता, इस मुमकिन निजकारी की तलवार को उनके ऊपर से नहीं हटाया जाता, उस वक्त तक उनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।